ठीक है, y dy एक तरफ और x dx एक तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना आप लोग। तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? x dx को एक तरफ भेजेंगे, y dy को एक तरफ। dy और x dx हमने न्यूमरेटर में रखने होते हैं। dy यहां पे रखेंगे इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये इंटीग्रेशन मतलब हमने x dx एक तरफ इकट्ठा कर लिया और y dy एक तरफ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। अब मेन है हमने इसको इंटीग्रेट करना है, यही हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है। और ये इंटीग्रेशन होएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कैसे सोल्व हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? y, इसको ना आप I1 बोल दो, I1, और इस I1 को हम अलग से सोल्व करेंगे ताकि हमें बार बार ये कैरी ना करना पड़े। I1 को अलग से सोल्व करते हैं, यहां लिख के। I1 हमारा बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इसमें जो अंदर वाला है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज डिवाइड बाय, ऊपर से कुछ कॉमन है क्या? कॉमन तो है, एक काम करो कॉमन ले लो, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर से। ऊपर से अगर कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो अंदर बनेगा 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लो, पहले x स्क्वायर कॉमन है तो x प्लस 1 बनेगा, फिर प्लस 1 अंदर क्या बनेगा x प्लस 1 dx। तो फाइनली हमारा I1 का वैल्यू बन रहा है x इंटू 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx। ये हमारा I1 का वैल्यू बन रहा है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या है ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो इसमें अंदर वाले को क्या लेट करेंगे? लेट ये जो भी अंदर वाला एक्सप्रेशन है x इंटू 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को लेट कर लेंगे a बाय पहला लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c बाय जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है उसको रख देंगे। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये एलसीएम है। एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ये तो बनेगा, वापिस से मैं इसको वैसा ही लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि इसको फैक्टराइज करने का कोई फायदा हुआ नहीं। इधर बताओ क्या बनेगा? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, जस्ट एलसीएम लिए। तो एलसीएम यहां से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ ले रखे हैं, एलसीएम कैंसिल हो गया। एलसीएम कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, यहां से एबीसी ढूंढनी है। यहां से क्या ढूंढने? एबीसी के वैल्यू। पहले एक काम करो, इसके अंदर इधर मैं सोल्व करता हूं एबीसी के लिए, फिर इसको वापस I1 को यहां पे इंटीग्रेशन में हम रख देंगे सोल्व करके। एबीसी ढूंढने के लिए आप ना पहले x की जगह -1 पुट कर दो, बिल्कुल ध्यान से समझना, x की जगह क्या पुट कर देंगे? -1। जब x की जगह -1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, तो 2 -1 तो ये 1 बना लेफ्ट हैंड साइड पे। और उधर जब -1 रखोगे तो bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा 0, तो क्या बनेगा? इसमें रखा जाएगा 2a, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अब आप कंपेयर करना, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपको एकदम पता चल जाना चाहिए बिना सोल्व करे। इसमें तो a है, a इंटू एक्स स्क्वायर, और जब आप उधर मल्टीप्लाई करोगे bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस b लिख दिया ना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना तो हम जानते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन पूरा पढ़ के आए हैं। इसमें a पुट कर देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। a आ गया, b आ गया। अब एक चीज और कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, एक काम करो कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। उस तरफ आप मुझे बताना, इस तरफ तो कांस्टेंट टर्म है 0, इस तरफ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 2x स्क्वायर के बाद x है, 0 है। उस तरफ कांस्टेंट टर्म कौन है? a प्लस c है, तो यहां से c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -a, यानी c का वैल्यू आ गया माइनस का 1/2।
अब मेन है हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना और यहां पुट करना है, लेकिन उसमें फर्दर ये y1 और x0 ये किसके लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है यहाँ पे। ये जो भी x और y दिए होते हैं ना एंड में, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने के लिए होते हैं। x और y जो एंड में गिवन होते हैं वो क्या बताने के लिए होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फाइनली मैं अगले पेज पे इसको सोल्व करता हूं। अब हमने a b c, अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा, a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्र प्लस वन। मेन ये क्वेश्चन ना 99% तो इंटीग्रेशन का ही है। पहला स्टेप ही था बस वेरिएबल सेपरेबल डी का, तो बाकी तो सारा क्वेश्चन किसका है, पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो यहां पुट करेंगे तो I1 देखो हमारा कितना बन गया, ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना हो। a कितना आया था 1/2 और बाई में क्या है x प्लस वन डी एक्स, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन हो bx प्लस सी के नीचे अलग उठाएंगे। b कितना है देख लो ध्यान से 3/2 और c कितना है -1/2, तो 3/2x माइनस 1/2 और नीचे कौन है एक्स स्क्र प्लस वन है, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा I1 है, ये किसके बराबर है I1 के। तो ये तो बन जाएगा हाफ ln मोड x प्लस वन, हाफ ln मोड x प्लस वन बन जाएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें और कम से कम टाइम में, क्योंकि यहां पे आप इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी कर सकते हो क्योंकि आप किसी और चैप्टर में हो। अब जितना फास्ट हो सके 3/2x के नीचे अलग से बैठाएंगे। देखो कैसे कर रहा हूं मैं सोल्व, ध्यान से देखना। मैंने 3/2 बाहर लिखा, इधर x लगाया और नीचे एक्स स्क्र प्लस वन अलग से लिख दिया। बट इसको ना आप 2 से मल्टीप्लाई, इसको आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर 2 से डिवाइड कर लो। ये ब्लैक मार्कर से मैंने किया, माइनस में ये 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्र प्लस वन डी एक्स, यहाँ भी डी। इसके दो इंटीग्रेशन मैंने बना दिए, 3/2x के नीचे अलग लिख दिया और 1/2 के नीचे अलग लिख दिया। तो I1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास हाफ ln मोड x प्लस वन प्लस 3/4, ये ln मोड एक्स स्क्र प्लस वन हो जाएगा। वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स किसके बराबर होता है ln एफ एक्स, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर, माइनस में हाफ ये tan इनवर्स x है, लेकिन प्लस में c भी तो है, प्लस में किसका वैल्यू है c का। और अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, पुट नाउ पुट, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना 11th के बाद। y1 उस तरफ था ना, अच्छा हमें अब ये I1 वहां रखना पड़ेगा पहले। ये देखो ध्यान से, ये y इक्वल्स टू I1 था ना हमारा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन क्या था y इक्वल्स टू I1 था। तो ये y अब वापिस रख लो आप, y यहाँ पे हम वापिस रख देंगे। तो इस स्टेप में मैं ये लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू I1, यहाँ लिख देता हूँ। अब y इक्वल्स टू I1 ये हमारा सॉल्यूशन है बेटा, I1 हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया इंटीग्रेशन निकालने तक, y इक्वल्स टू I1 रख दिया। तो y की जगह फिर क्या रखोगे आप 1, y की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे। ये है हमारा सॉल्यूशन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इसमें हमने y 1 रख दिया और x की जगह क्या पुट कर दिया 0। ये किसके लिए, ये किसके लिए c के लिए, c निकालने के लिए। तो ये 1 आया, log 1 0, log 1 0, tan इनवर्स 0 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो फाइनल आंसर हमारा बन रहा है c रखना है बस इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इक्वल्स टू, अब log का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगेगा डेफिनेटली। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ 1/2 ln मोड x प्लस वन प्लस 3/4 ln मोड एक्स स्क्र प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x, और c की जगह क्या आ गया, c की जगह क्या आ जाएगा प्लस में 1। सिर्फ ये c निकालने के लिए था, x और y पुट करना। अब इसमें log की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, ये हमारा आंसर बनेगा, बट इसमें पहले log की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। y इक्वल्स टू, इन दोनों में log का प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, बस हमें आगे वाला नंबर सेम करना है। आप एक काम करो, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, या एक काम और कर सकते हैं, इसको 1/4 लिख लो, ध्यान से देखते जाना, और ये ln x प्लस वन का पावर 2। अगर ये 2 आगे आएगा तो वापिस से 1/4 ही नहीं हो जाएगा, हमने ऐसे लिख दिया। प्लस में इसको लिखो 1/4 ln एक्स स्क्र प्लस वन का क्यूब। अब 3 आगे बुलाओ तो वापिस से देखो क्या है 3/4 ही है, माइनस हाफ tan इनवर्स x एज इट इज और प्लस 1 एज इट इज, ये एज इट इज रहेंगे। अब log का प्रॉपर्टी लगाओ, y इक्वल्स टू 1/4 ln
एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स इंटू में लोग ए प्लस लोग बी है ना, लोग ए प्लस लोग बी है, किसके इक्वल होता है? लोग ए बी। लोग ए बी, ए कौन है? एक्स प्लस वन का स्क्वायर, बी कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। ये लगा दिया हमने इस पे। हाँ, 1/4 ln एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। और पीछे कौन है? -1/2 tan इनवर्स एक्स और +1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है फाइनल। क्लियर हुआ? सी को मैंने कंपेयर नहीं, हाँ सी 1 आ गया, उसमें y की जगह पुट कर दिया 1, x की जगह पुट कर दिया 0। ये अब हर बार करेंगे हम लास्ट स्टेप में, क्योंकि इसके बाद सभी में पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बताना है। एंड में जाके इंटीग्रेशन करने के बाद x और y आपको गिवन होगा, वो आपने पुट करना है। ठीक है, वो क्या करना है आपने? सब्स्टिट्यूट करना है एंड वाला x और y। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही होएगा। पहले वेरिएबल सेपरेबल और अगला जस्ट अगला स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम अगले 5-6 क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे। कैसे? देखो, dy/dx इक्वल्स टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से dx उस तरफ ले जाएंगे, dy इक्वल्स टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 dx लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और ये 1/x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ये भी पार्शियल का सवाल है, ये भी पार्शियल का है। तो ये y इक्वल्स टू i1 लेट कर लो, इसको भी क्या लेट कर लेंगे? y इक्वल्स टू i1। फिर जब c निकालने जाएंगे तो वहां फिर वापस रख देंगे i1 को सोल्व करके। अभी पहले i1 सोल्व करते हैं। i1 को कैसे सोल्व करोगे आप? i1 को यहां सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है 1/x x -1 x प्लस 1 dx। तो इसको लेट करेंगे हम 1/x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 को क्या लेट करेंगे? a बाय पहला लीनियर फैक्टर, b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर, लीनियर ही है ना बस ये तो, a बाय पहला लीनियर फैक्टर, b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर और c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर। ऐसे लेट करेंगे। एलसीएम लेंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ बस 1 लिखो। a के इंटू में क्या आएगा? x -1 x प्लस 1, और b के इंटू में क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। और c के इंटू में क्या आएगा? c के इंटू में क्या आएगा? x इंटू एक्स -1। ठीक है भाई, ये ABC हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें से ABC ही ढूंढने हैं, तो पहले x की जगह पुट करो 0, पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा बताओ? ये 1, ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? -a, और ये 0 और ये भी 0। तो a कितना आ गया यहाँ से? a आ गया यहाँ से -1। अब पुट करो x की जगह पे 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है, 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचा। तो b इंटू 1 इंटू 2 2b। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1। ये सोल्व कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब x की जगह पुट करो -1, x की जगह क्या पुट करेंगे? -1। तो 1 एज इट इज, -1 पुट करेंगे तो ये वाला 0, ये वाला भी 0। तो यहां क्या हो जाएगा? c इंटू -1 इंटू -2, तो 2c है ना। तो c का वैल्यू -2c आएगा, 2c। -1 पुट करें ना, तो ये भी -1 और ये -2, तो 2c हो गया। तो c आ गया 1/2। नहीं, c कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो x 0 रख दिया, x 1 रख दिया और x क्या रख दिया? -1। ABC सारे आ गए। तो हमारा इंटीग्रेशन देखो किस में बदल गया? I1 हमारा इंटीग्रेशन बन गया। पहले a रखो, ये अभी ऐसे बन गया था ना, a/x b/x -1 और c/x प्लस 1, ये बन गया था इंटीग्रेशन। a रखो पहले, -1/x प्लस b 1/2/x -1 प्लस c 1/2/x प्लस 1। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करके मैं यहां रख रहा हूं। सो y इक्वल्स टू I1 हमारा क्या बन जाएगा? I1 पुट कर दो यहां पे इंटीग्रेट करके, -ln x प्लस 1/2 ln x -1 प्लस 1/2 ln
x प्लस 1 और प्लस में c। अब इसमें ये पुट करो जो दे रखा है क्वेश्चन में, y0 x2 पुट कर दो, y0 एंड x2 यहां पे लिख देंगे पुट y0 एंड x2, y0 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो माइनस ln2, यहां पे हाफ ln1 और ये हाफ ln3 और प्लस में c एज इट इज। तो यहां से c निकालना है हमने, यहां से c निकालना है, बिल्कुल ध्यान से। c जो निकलेगा वो क्या बनेगा, अभी क्या बन रहा है, ये ln1 तो 0 हो गया, ln2 को इस तरफ ले आओ, ln2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का हाफ ln3 को ना आप ln√3 लिख दो, हाफ ln3 को ln√, ठीक है। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ln2 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और हाफ ln3 को क्या आप ln√3 लिख सकते हो बेटा। तो c हमारे पास बना ln2/√3, जैसा बन रहा है वैसा लिख देंगे, ये लोग है माइनस लोग भी लगा देंगे, c बन गया। c को वापस पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर में भी हो सकता है हमें लोग के प्रॉपर्टीज लगाने पड़ जाए। फाइनल आंसर y इक्वल्स टू, इन तीनों में लोग का प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे यहां पे x² बनाना पड़ेगा। पहले आप इन दोनों पे लगा दो, हाफ ln x² माइनस 1 बना, इन दोनों पे लगाएंगे तो ठीक है। माइनस में क्या लिखा हुआ है, ln x। इस माइनस वाले ln x को क्या हम 1/2 ln x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अगर आप ये 2 आगे आएगा तो 2 से 1/2 कैंसिल हो गए, ln x ही बन जाएगा ये। और बाद में कौन बचा, प्लस में c, यानी ln, अगर आप इसको भी लिखना चाहो तो 4/√3, 4/√3 नहीं 4/3, 4/3 का पावर हाफ लिख सकते हो आप इसको भी। देखो जो 2/√3 है c का वैल्यू, क्या ये 4/3 का पावर हाफ है, 4 का पावर हाफ बोलो 2 और 3 का पावर हाफ √3, ठीक है। तो अब इन तीनों पे फिर से प्रॉपर्टी, इन दोनों पे फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, y एज इट इज 1/2 तो कॉमन है, ln x² माइनस 1/x² आ जाएगा, ये लोग है माइनस लोग भी लगा दिया, और वो उसका 1/2 आगे लिख दो, प्लस 1/2 ln 4/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये c का वैल्यू प्लस में आ रहा था माइनस में आ रहा था, हमने 2/√3 लिखा ना, 2/√3 लिखा ना, माइनस 1/2, हाँ इसमें आंसर में पीछे माइनस 1/2 ln 3/4 लिखा हुआ है। तो वो पता कैसे लिखा है, इसका पावर, इसको अगर हमने रेसिप्रोकल करना है तो वो माइनस आगे आ जाएगा, इसको ln 3/4 का पावर -1 लिख सकते हैं ना, 3/4 का पावर -1, और वो -1 आगे आ जाएगा। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे हो जाएंगे सोल्व। कोस dy/dx इक्वल्स टू a दिया हुआ है, y 1 है और x 0 है, तो यहां से कोस को पहले उधर ले जाओ, dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स a, dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स a हो जाएगा। तो यहां से dy का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स a इंटू dx, इंटीग्रेट कर दो, कोस इनवर्स a तो कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने dx को इंटीग्रेट कर दिया, dy का इंटीग्रेशन y, कोस इनवर्स a एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस में क्या लगा देंगे c, यहां पे प्रोडक्ट है। अब c निकालने के लिए क्या करें, y1 x0 पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट y1 एंड x0, तो देखिए कैसा दिखेगा, y1 और x0 पुट करने के बाद y1 यानी ये 1 हो गया, इक्वल्स टू x0 पुट करेंगे तो कोस इनवर्स a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस c, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया 1, और इस c के वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू x कोस इनवर्स a और +1, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब इसमें ना एनसीईआरटी में, कई एनसीईआरटी में यहाँ y इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, और कुछ में y इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, और आंसर में 2 की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू 1 है तो ये आंसर बनेगा एग्जैक्ट, अगर y इक्वल्स टू 1 है तो यहां से अगर आप a निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, y माइनस 1 इक्वल्स टू x कोस इनवर्स a, x डिनोमिनेटर में जाएगा तो y माइनस 1/x इक्वल्स टू कोस इनवर्स a, और यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस y माइनस 1/x, बट एनसीईआरटी में y माइनस 2 दिया हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेना। हाँ जी ठीक है,
हाँ करा दो, एक बार पोज करना, पोज करनी है। ठीक है, तो आप इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, इस स्टेप पे भी y इक्वल्स टू, बट एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 whose differential equation is given by y dash equals to e to the power x sin x। ठीक है, ये तो सीधा dy by dx हमें गिवन ही है, dy by dx क्या गिवन है, e to the power x into sin x गिवन है, तो dy कितना हो जाएगा, पासिंग थ्रू 0 0 दिस पॉइंट इज टू फाइंड c, ये वाला जो पॉइंट है ये c ढूंढने के लिए, तो dy का वैल्यू हो जाएगा e to the power x into sin x dx। इसको इंटीग्रेट करना हमने 7.6 में सीखा था, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये y हो जाएगा और ये वापिस से हमारे पास i1 प्लस सी। ठीक है, i1 प्लस सी हो जाएगा। तो i1 को सोल्व करें, i1 क्या है बताओ, i1 का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन। ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर से एक और बार लगाएंगे, इसमें ये वही है ना, बाद में आई बन जाता है फिर उसको इधर बुलाते हैं, तो i1 इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स एज इज माइनस, इस पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो, बट माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट ना लगाने की गलती ना करना, ब्रैकेट जरूर लगा लेना यहाँ पे, फिर से लगाओ प्रोडक्ट रूल, ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस का साइन एक्स, तो मैं यहाँ प्लस लगा लूँ, माइनस का साइन एक्स था ना, एक माइनस बाहर था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब ये अगर आप देखोगे तो ये i1 है, लेकिन माइनस के बाद, तो एक्चुअल में ये माइनस i1 है, एक्चुअल में कितना है माइनस i1, माइनस i1 को इधर बुला लो, 2i1 इक्वल्स टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई टू द पावर एक्स, तो i1 का वैल्यू आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई 2 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनली y हमारा बनेगा e टू द पावर x बाई 2 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में c। अब c निकालेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 जो है यही हमारा आंसर है। c निकालने के लिए क्या करें बताओ, c निकालने के लिए क्या करें, कहाँ से पास हो रहा है हमारा कर्व, 0 0 से, x 0 पुट कर दो और y 0 पुट कर दो, y 0 पुट करोगे तो ये 0, x 0 पुट करोगे e का पावर 0 1, तो 1/2 ब्रैकेट साइन 0 0 और कोस 0 1, तो -1 हो गया, प्लस में c, तो -1/2 हुआ, तो c का वैल्यू 1/2 आ गया। c का वैल्यू लास्ट स्टेप है, बस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये इजी क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें इस तरह के इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, 2 फॉर्मूले, तो ये आप जरूर याद रखना क्योंकि कई बार ये सवाल MCQ में भी आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx, आपको दोनों याद होने चाहिए, डायरेक्ट भी, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax कोस bx, दोनों के बाहर होता है e टू द पावर ax बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसके बाहर भी यही होगा e टू द पावर ax बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अंदर याद रखने वाली चीज है, ये होता है a साइन bx माइनस b कोस bx, और ये होता है b साइन bx प्लस a कोस bx। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मतलब अगर MCQ वगैरह में आता है तो इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट ही नहीं सोल्व कर देंगे, एज अ फॉर्मूला। इसके टोटल 3 मेथड है, एक तो वही लेंथी जिसमें i बनता है और फिर i को वापस घुमाते हैं, दूसरा मेथड होता है कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तीसरा मेथड एक और है DI मेथड, बट वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में यूज करते हैं, उसकी बजाय हम ये फॉर्मूला ही लगा लेंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला तो इनफैक्ट सबसे छोटा है, शॉर्टकट है, डायरेक्ट याद रखने का तरीका, साइन ओड फंक्शन है तो इसलिए उसमें क्या आता है माइनस, और कोस में क्या आता है प्लस। यहां से शुरू करना, पावर में कौन बैठा है a साइन bx, इधर पावर में कौन बैठा है a, तो a कोस bx, गिरा a कोस bx, इधर a साइन bx, इधर b साइन bx, इधर प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर माइनस। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो फॉर्मूला, बट आपने याद रखना है ये जरूर। इसके 2 फायदे हैं, एक तो जब MCQ क्वेश्चन आता है तो हमारा टाइम बच जाएगा, आपसे कोई भी पूछ लेंगे e टू द पावर 3x साइन 5x, अगर आप इसमें कंपेयर करोगे a 3 है और b कौन है, डायरेक्ट आंसर लिखूं e टू द पावर ax लिखो, e टू द पावर 3x अपॉन a स्क्र प्लस बी स्क्र, 25 प्लस 9
25 प्लस 9 कितना बनेगा? 36 या 34? 34 ब्रैकेट में a साइन बी एक्स, 3 साइन बी एक्स की जगह कौन आएगा? 5x माइनस b कोस बी एक्स, 5 कोस 5x। तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया? इसमें इतना लेंथी इंटीग्रेशन सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू, फाइंड द सोल्यूशन कर्व। फाइंड द सोल्यूशन कर्व, इसके लिए सोल्यूशन कर्व निकालना है, यानी इसको सोल्व करना है। तो एक्स डी एक्स एक तरफ, तो उधर है एक्स प्लस टू, बाई में एक्स चला जाएगा डी एक्स, और इधर है 1 बाय वाई प्लस टू, वाई ऑलरेडी था न्यूमरेटर में डी वाई, तो ऐसे हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, इसका वेरिएबल सेपरेट कर दिया। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, 2 माइनस कर दो, और नीचे कौन है? y प्लस टू, और इधर कौन है? डी वाई। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे सेपरेट कर लो, सिंगल डिनोमिनेटर है ना, तो सेपरेट कर लेंगे। x बाई एक्स 1 डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? तो बताओ y प्लस टू बाई वाई प्लस टू 1, लेकिन डी वाई, और माइनस में इंटीग्रेशन 2 बाई वाई प्लस टू डी वाई इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन बोलो x, और 2 बाई एक्स का 2 ln x, 2 ln x। पहले इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये y हो जाएगा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू y, y, और ये माइनस 2 ln y प्लस टू इक्वल्स टू x प्लस 2 ln x। x और y वाले एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें c ऐड कर दो, कांस्टेंट c ऐड कर दो, ये log वाला टर्म उधर ले जाके log का प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो फाइनली देखें क्या बन रहा है हमारा आंसर, y इक्वल्स टू, x तो वहां पे पहले से ही है, 2 ln y प्लस टू उस तरफ चला जाएगा, 2 ln y प्लस टू प्लस 2 ln x वहां पे ऑलरेडी है, और प्लस c है। इसमें c निकालने का तो नहीं कुछ दिया हुआ, एक बार एनसीईआरटी में देख लेता हूँ, c का तो नहीं है, कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आ गया हुई है, एक बार चेक करो। या इट इज देयर, इट इज पासिंग थ्रू 1 कोमा माइनस 1, ये पास कर रहा है 1 कोमा माइनस 1 से। ओके, 1 कोमा माइनस 1, क्योंकि सभी में पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे, ये आधा क्वेश्चन कॉपी हो रखा है। फाइंड द सॉल्यूशन कर 1 कोमा माइनस 1 से पास कराओ, फिर इसको सी निकालेंगे, बट पहले log का प्रॉपर्टी लगा लो यार। y इक्वल्स टू एक्स एज टीज, ये 2 पावर में ले जाएंगे, या 2 कॉमन ले लो आगे, ln x इंटू वाई प्लस टू, और प्लस में c हो गया। क्लियर हुआ? अब c निकालो, और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। इसमें x की जगह 1 और y की जगह -1, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, तो ये -1 हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 ln, यहां पे देखो क्या बन रहा है, x की जगह 1, y की जगह -1, तो बताना क्या बनेगा? ln 1 ही तो बन रहा है। फिर से देखो यहां पे पुट करके देखो, x 1 और y प्लस 2, y कितना है? -1 प्लस 2 1, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और प्लस में c एज इट इज। ln 1 कितना होता है? 0, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू c, तो c का वैल्यू है -2, इसको वापिस से 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा x प्लस 2 ln x इंटू वाई प्लस 2 एंड -2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एकदम करेक्ट है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखेंगे ना, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आज, इट्स ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, -2। 0, -2 जो है वो किसके लिए? फिर से c निकालने के लिए। ऐसे कर्व का इक्वेशन बताना है जो 0, -2 से पास होएगा। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y, ये कोई भी एक रैंडम कर्व ले लिया मैंने, ये कर्व 0, -2 से पास हो रहा है। ठीक है भाई, इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट था p x, y, ये a पॉइंट से पास हो रहा था, उस p x, y पे एक टेंजेंट बना दिया, उस पॉइंट p x, y पे क्या बना दिया? एक टेंजेंट बना दिया। अब कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, है ना, तो आप ये लिख लेना फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी कर्व
एट एनी कर्व इक्वल्स टू dy by dx एट दिस पॉइंट x, y पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ये। अब क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर ले रखा मैंने x, y, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट जो कि dy by dx है, एंड y कोऑर्डिनेट जो कि y होगा, जिस पॉइंट पे बन रहा है उसके y कोऑर्डिनेट का और स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x के बराबर। इतना सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये किसके लिए, c निकालने के लिए, जहां से कर्व पास हो रहा है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसी कर्व का इक्वेशन मिलेगा हमें। तो सोल्व करें तो y dy इक्वल्स टू x dx, इंटीग्रेट कर देंगे, y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और उधर x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब इसको पास कराओ, x की जगह पुट कर दो 0, y की जगह पुट कर दो -2, और यही हमारा आंसर बनेगा इक्वेशन नंबर 1। y पुट करना -2 तो 4/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना बनेगा c। तो c का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, c2 आ गया, वापिस रखो इक्वेशन नंबर 1 में। तो फाइनल आंसर है y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c कितना है 2, एलसीएम लेके उधर भेज दो, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व। ये फिर से वही जैसे पिछला क्वेश्चन ही हमने करा था, कोई एक रैंडम कर्व है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है x, y। तो ये वैसे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया P, दैट इज x, y, इसके ऊपर टेंजेंट बनाया, P पॉइंट के ऊपर क्या बनाया, टेंजेंट। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, dy by dx इज ट्वाइस, वो डबल है किसका, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो टेंजेंट और पी एक्स, y का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो यही है ना, P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यही है टेंजेंट और पी एक्स, y का। और एक पॉइंट ये यहाँ पे ले लो -4, -3, और इसको ज्वाइन कर दो P से A तक ज्वाइन कर दो, और AP का स्लोप बताना। देखो क्या दिया, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, AP का स्लोप, तो इसको हम बोलेंगे m ऑफ AP। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन, ये स्लोप ऑफ अ लाइन बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स होता है, y2 माइनस y1, यहाँ से x, y है ना, x1 y1, ये x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 बोल सकते हो। तो y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा, ये इसका डबल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर से मैं समझा देता हूं, देखो कैसे। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point -4, 3। -4, -3 से और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है और उसका जो स्लोप है, जो डेरिवेटिव है, वो उसके स्लोप का डबल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो बस इसके बाद तो वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे। मेन तो हमने इक्वेशन बनाना था यहाँ पे। वेरिएबल सेपरेबल के लिए हम क्या करें बताओ, dy अपॉन y प्लस 3 हो जाएगा ये, और उधर 2 1/x प्लस 4 dx, ऐसा लिख दिया हमने इसको। वेरिएबल सेपरेबल लगा। और ये जो पॉइंट क्या है, ये फिर इसका क्या लॉजिक है, इससे कर्व पास हो रहा है, ये C निकालने के लिए जो एंड में पॉइंट दिया होता है, वो एंड में C निकालने के लिए यूज होता है बस। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड ln mod y प्लस 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln mod x प्लस 4। और मैंने बोला था जब दोनों तरफ ln आए तो क्या ऐड कर देंगे, ln c। जब दोनों तरफ ln आएगा तो क्या ऐड कर देंगे बेटा, ln c ऐड कर देंगे। तो इसको पहले पावर में ले जाओ, ठीक है यहाँ से पावर में ले जाते हैं, फिर log का प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर c निकालेंगे। या एक बार पुट कर लो, आप इसको पास करवा दो, पासिंग थ्रू -2, 1, यानी x की जगह पुट कर देंगे -2 और y की जगह पुट कर देंगे 1। पुट करना आप इसमें
x की जगह -2 और y की जगह 1, तो ये ln 4 हो जाएगा बेटा। y1 पुट करेंगे तो, अगर y1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 4 इक्वल्स टू 2 ln, ये कितना हो जाएगा 2 ln 2 और प्लस में ln c निकालना है यहाँ से, किसका वैल्यू निकालना है, c का। तो ln c कितना बन गया, ln 4 माइनस ln 4 एक्चुअली, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये भी ln 4 ही है। आप इसको चाहो तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, ln 4 से ln 4 कैंसिल हो गया, तो ln c कितना आया 0, और c कितना हो जाएगा e का पावर 0, e का पावर 0 क्या होता है 1, तो ये वापस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फाइनल अपना आंसर लिख रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर। देखो ये था आंसर ln y प्लस 3 2 ln x प्लस 4 और c की जगह क्या आ गया 1, इसको इस तरफ बुला लो, ln y प्लस 3 माइनस ln, इसको x प्लस 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ये ln 4 बना, c का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है तो ये ln 1 बनेगा। अगर आपने पहले आपने क्या कांस्टेंट ले रखा था c, तो ये ln 1 बनेगा ना। देखो आपका जो c आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, लेकिन हमने कांस्टेंट क्या ले रखा है, कांस्टेंट क्या ले रखा है ln 1, तो ये ना यहाँ पे ln c है, ln c का मतलब ln 1 और ln 1 का मतलब 0, ln 1 का मतलब क्या हो जाएगा 0। अब ln उधर जाएगा, e का पावर 0 बनेगा, ये y प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर 0 एंड दैट इज 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप यहाँ पे c लेते, अगर आप यहाँ पे c लेते फिर आपका c का वैल्यू 0 आता। आपने कांस्टेंट क्या ले रखा है ln c, तो ln c जब निकाला तो ln c का वैल्यू ln 1 आ रहा है, c 1 आ रहा है क्योंकि ln 1 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लेंथी भी जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। अगर स्टार्टिंग में इसका रेडियस 3 यूनिट था, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड्स। अभी कुछ समझ तो नहीं आया होगा भाई क्या क्या है इसके अंदर, तो इसको धीरे धीरे क्रैक करते हैं हम क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजिंग, तो मतलब ये dv बाई dt है, चेंज हो रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज व्हेन एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट, तो इस रेट को आप k बोल दो भाई, k रेट से ये बार बार चेंज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। अब रेट चेंज तो विद रिस्पेक्ट टू t कंसीडर करेंगे ना हम, रेट चेंज क्या कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। वॉल्यूम का जो रेट चेंज है वो k के इक्वल हमने लेट कर लिया। देखो यही लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने ये क्रैक कर लिया, यहाँ dv बाई dt इक्वल्स टू k। अगर बोलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k लिखता, फिर किसी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अभी तो डायरेक्ट बोले किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहे हैं। तो आप इसका जो वॉल्यूम है वो पुट कर दो यहाँ पे, पहले वेरिएबल सेपरेबल लगा लो। यहाँ से dv का वैल्यू आप क्या लिखोगे k dt, dv का वैल्यू क्या लिखोगे बेटा k dt। पहले फंक्शन बना लो आप जो t और v की फॉर्म में, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, k तो कांस्टेंट है, dv का इंटीग्रेशन v, k एज इट इज, इसका बताऊं dt का t और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब हमारा वॉल्यूम होगा क्या 4/3 पाई एक्स क्यूब ले लेता हूँ मैं इसको, स्फीयर है ना 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ये kt प्लस c। यहाँ पे रेडियस हमने क्या लेट कर लिया बैलून का, रेडियस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, रेडियस हमने क्या लेट कर लिया x सेंटीमीटर लेट कर लिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई एक्स क्यूब होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमने ना t सेकेंड्स के बाद रेडियस बताना है, यानी x बताना है। रेडियस को हमने क्या लेट करा है x लेट करा है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देखते थे ना, इफ के बाद देखो इफ इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट। आपको पता है रेडियस 3 कब है, यहाँ पे टाइम पीरियड है 0 और रेडियस लेंगे 3। ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, ध्यान से समझते जाना। दिस इज केस नंबर 1, जब रेडियस का वैल्यू कितना है 3 और टाइम कितना है, रेडियस 3 होने का मतलब x कितना हो गया हमारे पास
देखो इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, पहले यहाँ तक की बात कर रहे थे। इनिशियली यानी टाइम 0, वो रखो इसमें, वो इसमें रखो दोनों चीज़ें, t0 और x3। t की जगह जब आप 0 रखोगे और x की जगह 3 रखोगे तो 4/3 पाई, x की जगह क्या रख रहे हैं 3, यानी ये कितना हो जाएगा 27 इक्वल्स टू t की जगह क्या रख रहे हैं 0 और ये c हो गया। पहले c निकालेंगे यहाँ से, 9 पे कैंसिल हो जाएगा तो c का वैल्यू कितना आ गया 36 पाई। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। इसी में देखना अब आप केस नंबर 2। आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद रेडियस कितना हो गया 6 यूनिट, यानी इसकी इस बार t कितना है 3 और x कितना हो गया 6 यूनिट और c कितना हो गया 36 पाई। ये तीनों रखो इसमें, अब t निकलेगा इससे, t नहीं सॉरी k, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना k और c, ये निकालेंगे। तो पुट कर दे यहाँ पे वैल्यू 4/3 पाई एक्स क्यूब, x कितना हो गया बेटा 6 क्यूब, फोर बाई थ्री पाई 6 क्यूब, 4/3 पाई 6 क्यूब हो गया x का क्यूब इक्वल्स टू के टी, के एज इज टी की जगह क्या रखें बताओ, टी की जगह यहाँ पे देखो ये 3k हो गया और प्लस में c की जगह क्या रखें 36 पाई। तो 3 से ये कैंसिल कर देंगे, 216 है ना ये, 4 पाई इंटू 216 बाई में 3, 4 पाई इंटू 216 बाई 3 इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई। कैलकुलेशन करना बेटा आप थोड़ी बहुत, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 72 इंटू 4 पाई, ये देखो 72 इंटू 4 पाई कितना बनेगा 288 पाई। यहाँ से 36 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये किसका वैल्यू आया 3k का, k और निकाल लेते हैं यहाँ से, ये कितना बनेगा 252 पाई इक्वल्स टू 3k और k का वैल्यू 252 पाई बाई 3 पे कैंसिल करेंगे 8 और ये 484 पाई, k का वैल्यू कितना आ गया। अब फाइनल कॉल हमारा इस क्वेश्चन को। अब देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है आफ्टर t सेकेंड्स। देखो अब x तो बताना है, x तो निकालना है, टाइम कितना है t कितना है, टाइम है t सेकेंड्स, टाइम है t सेकेंड्स और k हम निकाल चुके हैं 84 पाई और t और क्या निकाला था हमने c कितना था। अब ये सब कुछ इसी इक्वेशन में रखना हमने, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं सब कुछ केसेस बना के। 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, एक्स क्यूब बताओ क्या लिखूं, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब लिखेंगे क्योंकि वो तो निकालना है, इक्वल्स टू के टी, टाइम कितना है यहाँ पे वो भी टी है, के टी इंटू 84 पाई, ये के टी हो गया और प्लस में सी यानी कि 36 पाई। क्लियर हुआ। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड्स, t की फॉर्म में ही आंसर आएगा, जब t है ही नहीं तो t की फॉर्म में ही आंसर आएगा ना। तो ये जो 4/3 पाई है ये उस तरफ ले जाओ, फाइनली एक्स क्यूब ये 3/4 पाई हो जाएगा उधर जाके, और 84 पाई एज इट इज था t प्लस में ये जो 4/3 है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा 3/4, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा 3/4 इंटू 36 पाई, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3/4 पाई था ये, पाई भी नीचे गया, 4 पाई नीचे चले गया, 3 कहाँ चले गया न्यूमरेटर में। ध्यान से देखते जाना एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन करो, पाई से पाई कट गया, 4 से ये 21 3 जा 63t, यहाँ भी 4 पाई से 9 पे कट गया प्लस 27, तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना आएगा 63t प्लस 27 रेज टू द पावर 1/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है इसकी, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल भी गया होगा सॉल्यूशन के हिसाब से। अब ये जो केस 1 केस 2 केस 3 हमने बनाए हैं ना, केस 1 केस 2 और केस 3, ये तीनों केसेस अगले 3-4 सवाल में ऐसे ही लगेंगे। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे जो भी होंगे, या सी या के, एक है तो एक, दो है तो दोनों, और फिर फाइनली कोई चीज़ आपसे पूछी होगी और उसमें उन कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। वैसे तो ये रिलेशन V से और K से शुरू हुआ था,
बट बाद में जब हमने सोल्व करा तो इसमें कौन कौन सी अननोन वैल्यूज हैं, एक्स भी है, के भी है, टी भी है, सी भी है। पहले तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट निकाले, फिर टी और एक्स में रिलेशन बना दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल है यानी dp बाई dt, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है ना, उसका इंक्रीज हो रहा है वो dp बाई dt, r% पर ईयर यानी r% ऑफ p है वो। इसका मतलब समझते हैं भाई, ऐसा क्यों लिखा हमने, जितना भी प्रिंसिपल था उसका r% के रेट से बढ़ रहा है वो, r% से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारे पास इनिशियली। तो dp बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा? r/100 इंटू में p। अगला स्टेप बताऊं, वेरिएबल सेपरेबल, बाकी सब कुछ बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको इक्वेशन तक बना लो, फंक्शन तक इंटीग्रेट करके। ये क्या हो जाएगा? r/100 तो कांस्टेंट है dt, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dp बाई p का इंटीग्रेशन ln p, और इधर r/100 एज इट इज, और इसका इंटू में t और प्लस में c। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जो मैं अभी हर सवाल में बनाने वाला हूँ लगभग। फिर हम केसेस बनाएंगे इसके। अब देखो पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। जब इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट करा था वो 100 रुपीज़ था। तो केस नंबर 1 में, दिस इज फॉर c, केस नंबर 1 में प्रिंसिपल का वैल्यू तो है 100, और टाइम कितना था वहाँ पे? 0 था, क्योंकि तब तो इन्वेस्ट किया था ना, जस्ट टाइम तो कुछ गया ही नहीं था, इंटरेस्ट का कोई है ही नहीं जब टाइम 0 ही है। तो ये पुट कर लो पहले इसमें, ln p यानी ln 100 इक्वल्स टू r/100 इंटू टी, 0 हो जाएगा, r/100 इंटू टी 0 हो जाएगा, और प्लस में c। तो c का वैल्यू कितना आ गया? log 100। log 100 2 नहीं होता बेटा यहाँ पे, क्योंकि e बेस है, ठीक है। आप केमिस्ट्री ना लगाने बैठ जाना, इसमें बेस क्या है यहाँ पे? बेस कितना इधर? ई बेस है। वैसे बच्चे याद रखते हैं ये ln 102, ln 1003, याद है आप लोगों को? क्योंकि पता वो लोग तब लगता है जब बेस क्या होता है 10, इसका बेस क्या है? डिफरेंट है ना दोनों चीज़ें, कॉमन और नेचुरल लोग दोनों अलग अलग चीज़ें। तो c का वैल्यू आ गया ln 100, इसमें एक ही था ये c, r और t में और p में तो हमने रिलेशन बताना नहीं। अब क्या बोला उसने भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, लास्ट वाली लाइन पढ़ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r अगर 100 रुपये डबल हो गए 10 सालों में। देखो अब r बताना है, p हो गया 200 और टाइम कितना हो गया 10 ईयर, और c हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं ln 100। c कितना है? ये सारा कुछ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ln p की जगह ln 200 आ जाएगा भाई, ln p की जगह क्या आ जाएगा? ln 200 इक्वल्स टू r/100। r कितना हो गया बताओ, क्वेश्चन में देखो, r तो बताना है, ठीक है, r/100 इंटू टी, टाइम कितना हो गया 10, और प्लस c ln 100। सबसे पहले काम करो, ln 100 को उधर ले जाओ, ln 200 माइनस ln 100 हो जाएगा, और ये r/10, ये क्या बन गया? r/, बताओ ये log a माइनस log b, log a b, तो ln 200/100, और इधर r/10, ये कैंसिल हो गया। ln 2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 0.6931, और ये r/100। तो रेट बताओ कितना परसेंट हुआ? 69, r/10 है, सॉरी r/10 है, 10 उस तरफ जाएगा तो 6.931%। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रेट परसेंट, ठीक है। 10 उस तरफ जाके क्या कर दिया हमने, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हुआ? अगला भी देखना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा आपको। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली 5% पर ईयर, तो ये dp बाई dt है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली यानी दिस इज dp बाई dt, और कितना है ये? 5% पर ईयर, 5% पर ईयर, जैसे उसमें r% पर ईयर था, ये 5% ऑफ p की रेट से बढ़ रहे हैं, तो कितना बन जाएगा? dp बाई dt इक्वल्स टू 5/100 इंटू में p, तो 1/20p हो गया ये। इस पर वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, p को इस तरफ बुला लो, dp बाई p इक्वल्स टू 1/20 dt, इंटीग्रेट dp बाई p का बताना ln p, और 1/20 ऐसी इसका
टी और प्लस में सी। तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। अब केसेस बनाएं, इसके केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 बताऊं। केस नंबर 1 देखना, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड। तो पी दिया हुआ है 1000, पी कितना दिया हुआ है 1000। तो इस केस में ऑटोमेटिक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0। ऑटोमेटिक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। पहले ये पुट करके सी निकाल लो, सी निकाले इसमें पुट करना एल एन पी यानी एल एन 1000 इक्वल्स टू T/20 कितना हो जाएगा, T कितना है 0, तो 0 यहाँ पे आ गया C, तो C का वैल्यू आ गया एल एन 1000। तो यहाँ से तो यही आ रहा है, एक ही अननोन था C, K नहीं है इसमें, सिर्फ C है। जैसे पिछले वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हमने K भी निकाला था और C भी निकाला था, दोनों निकाले थे ना, अगले में निकालने पड़ सकते हैं सारा कुछ। तो चलो देखते हैं, ये C कितना आ गया एल एन 1000 आ गया, ब्लर हो रही है वीडियो, C कितना आ गया एल एन 1000, ठीक है भाई। अब एक काम करो, C आ गया हमारे पास। अब देखो पूछा क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, हाउ मच इट विल वर्थ आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद कितना बन जाएगा, तो P बताना है और टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स, और उसके अंदर और क्या चाहिए, C हम निकाल के बैठे हैं एल एन 1000। पुट कर दो सारा कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो हो जाएगा एल एन कितना, अमाउंट क्या हो जाए P, ये P है, इक्वल्स टू T/20 10/20 और प्लस C यानी एल एन 1000। सही है भाई, बोलो। तो ये कितना है, एल एन 1000 को उधर ले जाओ यार, एल एन पी माइनस एल एन 1000 इक्वल्स टू हाफ बचा, हाफ को लिख दे 0.5, तो ये एल एन पी बाई 1000 इक्वल्स टू 0.5। एल एन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, E का पावर P/1000 इक्वल्स टू E का पावर 0.5, E का पावर, इसका वैल्यू है क्या 0, E का पावर 0.5 का, ऐसे वैल्यू आपको देगा वो क्वेश्चन में 1.648। अब 1000 को उधर ले जाओ, 1.648 इंटू 1000 1648 रुपीज़, तो यही हमारा आंसर 1648 रुपीज़। क्लियर हुआ, इजी है क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन है ये, और आपको अच्छे से आ जाने चाहिए बेटा, क्योंकि मैं सारे ही करवा रहा हूँ लाइन में। इसको देखते हैं जरा, ये वाला थीम अच्छा है या अभी जो होगा था वो वाला, सब बढ़िया, समझ आना चाहिए बस है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है जब T 0 है, ठीक है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, 2 घंटे में 10% से बढ़ गए, यानी 1,10,000 हो जाएंगे। 1 लाख का 10% 10,000 हुआ ना। इन हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे के बाद ये काउंट 2 लाख हो जाएगा, कितने घंटे के बाद ये जो काउंट है ये कितना हो जाएगा 2 लाख। इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। हम यहां से शुरू करेंगे इसको बैक साइड से, पहले अपना फंक्शन बना ले, इसको देखो सबसे पहले। इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट इज क्या लेट करें, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को आप एक्स लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू एक्स, तो ये dx/dt हो गया ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के ग्रोथ। अब तो सीधा सीधा लिखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। तो यहाँ से dx/dt कितना हो जाएगा यार, टाइम के साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया बदल रहे हैं तो ये kx हो जाएगा। तो यहाँ से dx/x का वैल्यू कितना बन जाएगा k dt, इंटीग्रेट करो इसको, dx/x कितना हो जाएगा बेटा ln x, और ये kt, और प्लस में अब बताओ इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, 2 है इसमें, k और c, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है k एंड, ये निकालने पड़ेंगे दोनों। तो इसके 3 केस बनेंगे फिर वैसे ही जैसे हमने पहले वाले सवाल के बनाए थे। तो केस नंबर 1 ये कहता है भाई आप रख दो x की जगह तो रख दो 1 लाख,
एक्स की जगह क्या रख दो आप 1 लाख और टाइम पीरियड रख दो 0, इसे एक वैल्यू आपका आ जाएगा। ये बनेगा आपका केस नंबर 1। देखो इसे कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये ln 1 लाख, ln 1 लाख इक्वल्स टू t 0 रखा तो c का वैल्यू तो यही आ गया ln 1 लाख। इसको यूज करेंगे एंड वाले स्टेप में। अब आप देखो उसके बाद 2 घंटे में बैक्टीरिया 10% से इंक्रीज हो गए। अब केस नंबर 2, अब टाइम तो आ गया 2 आवर्स और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए, एक्स का वैल्यू 1,10,000। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे 1 लाख और सी कितना हो गया ln 1 लाख, सारा कुछ रख दो ln x ln 2 लाख, ln x कितना होगा ln 2 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वल्स टू k इंटू टी यानी 2k, टी कित हाँ 1 लाख, ठीक है सही बात, 10% से इंक्रीज हुआ, ये मैंने लास्ट वाला यूज कर लिया। ये ln 1,10,000 होगा, ln 1,10,000 इक्वल्स टू 2k प्लस c कितना है भाई ln 1 लाख है, 2 3 4 और 5, इसको इधर बुला लो, ln 11/10 बनेगा। समझ गया नहीं तुम लोग, ये ln 1 लाख जब इधर आएगा ln 1,10,000 माइनस ln 1 लाख, तो ln डिवाइड हो जाएगा, ये ln 11/10 इक्वल्स टू 2k। तो k देखो फाइनली कितना है यहाँ से 1/2 ln 11/10। तो 2 केसेस हमने बना दिए। अब फाइनली हमारे आंसर के लिए हम केस नंबर 3 बनाएंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में पहले सारी चीजें लिख दो जो जो हमारे पास हैं। k की जगह बताओ क्या क्या रख सकते हैं हम, हाफ ln 11/10, ठीक है भाई। c बताओ ln 1 लाख, अच्छा और क्या निकाला है, k निकाल लिया, c निकाल लिया। और देखो इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, अब देखो ये इन हाउ मेनी आवर्स, t निकालना है, कितने घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना है 2 लाख, x का वैल्यू कितना है बेटा, ये सारा कुछ हमने इक्वेशन नंबर 1 में ही रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। ln x यानी ln 2 लाख, ln 2 लाख इक्वल्स टू kt, k हाफ ln 11/10 इंटू टी तो बताना है, प्लस c, तो ये ln 1 लाख। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो ln 1 लाख पहले इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस से फिर डिवाइड में जाएगा, तो ln 2 है ना, ये लिख दूँ क्या डायरेक्ट, जब ये इधर आएगा तो ये ln 2 बराबर हाफ ln 11/10 इंटू टी, तो t बताना था, इसको इधर बुला लो, ln 2/1/2 ln 11/10, बस यहाँ से 2 ऊपर ले जाना, यही हमारा आंसर है। तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ फाइनल आंसर 2 ln 2 डिवाइड बाय ln 11/10। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही छोड़ देंगे इसी फॉर्म में। आप इसको 2 ln 2 को ln 4 लिख सकते हो, बस 2 ln 2 को ln 4 लिख सकते हैं क्या, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 23rd। 22 तक हमने लगातार A to Z सवाल करा है ना, 2 पार्ट्स में हमारा वीडियो है। 23rd क्वेश्चन, 23rd MCQ टाइप है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि MCQ छोड़ देते हैं NCERT के, लेकिन ये सेम आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई। तो इसका जनरल सोल्यूशन बताना, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे इस पर। e टू द पावर x प्लस वाई को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। dy अपॉन e टू द पावर y इक्वल्स टू ex इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर माइनस वाई dy और e टू द पावर x इंटू dx। इंटीग्रेट, e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन बताऊं, e टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1, तो वो यहाँ लगा देता हूँ। और इसका e टू द पावर x प्लस c, ठीक है। तो इसी तरह के इसके ऑप्शंस हैं, आप उसको उस तरफ ले जाऊं, इसका ऑप्शन बनेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
कहाँ से? इन्होंने स्मॉल सी को ना फिर कैपिटल सी यूज़ कर लिया। ये इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई, नीचे -1, वो ये रहा e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस, हाँ क्या कर रहे हो माइनस, क्या कह रहे हो माइनस सी को वापस से कैपिटल सी लिख दिया ना, कांस्टेंट का नेगेटिव कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 9.3 हमने वाइंड अप कर लिए। अगली क्लास से हम